दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया को मुस्लिम देश क्यों कहते हैं? इंडोनेशिया को मुस्लिम देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के करीब 27 से 28% आबादी मुस्लिम है। यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा विश्व भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में रहता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का काफी प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्विपक्षीय श्रृंखला है फ्लोरेस आइलैंड, नुसात सिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार वेस्ट अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया। यह घर देखने में शंखवाकार जैसे होते हैं, जैसे एक बड़ी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लौटा छप्पर से ढके हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम है। लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगाई परंपरा घर को बनाए रखता है, जिसके बिना यह अनोखे घर पूरी तरह से बेकार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं वेरेबो गांव की इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लूटो या टेंट कहते हैं, यहां परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोबो कहते हैं, जहां खाना और दूसरा सामान रखा जाए। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। चौथे भाग लैम्पराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिर में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे ही हिंकिंग कोड्ढे कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक और घर है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार समारोहों और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पूरा इन्हीं मान्यताओं को भी अपनाती है। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए, जो सैकड़ों साल पुराने इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी दोस्तों मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग कॉफी, लौंग और जारी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांत पर जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। आज भी ये लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हैं, प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। दोस्तों, गांव के लोग मक्का चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वह कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वह लोग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। गांव से दूर, हालांकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय में बढ़ गया और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वेरेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वह यहां टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और नहीं हो सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर दोस्तों आप भी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरेबो विलेज को विजिट करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर फिर वह गांव के सबसे नजदीक देंगे ले जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वे पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों
और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक 8 है। इस गांव का निर्माण दोस्तों एमपी मारू ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहां उनकी 18वीं पीढ़ी निवास कर रही है। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगह पर भी जरूर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबसे करीब होगा। नंबर 1, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगह में से एक है। यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है, जिसके दांत और नाखून पहने होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है टोबा लेक का नाम न आए ऐसा शायद ही हो। इस झील की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो एक करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो तौबा भी कहा जाता है। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस जेल में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 3 है पारंपरिक गांव तनाटो। राजा इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है। ये यहाँ पर पर्यटकों को लोकप्रिय शांतिद्वीप है, जो सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तनाटो राजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांवों और आकर्षक समारोह के लिए जाना जाता है। नंबर 4, चावलों के पार। बाली द्वीप इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यह की खूबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। पहाड़ी ढलानों की ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावलों की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी पर्यटकों को काफी भारतीय पसंद करते हैं। नंबर 5, प्रबंधन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्टा में एक हिंदू मंदिर प्रबंधन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। नंबर 6, समुद्री पार। इंडोनेशिया का राजा अंपायर द्वीप गोताखोरों के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके लिए अपनी पहल छांद बना चुका है। राजा अंपायर इंडोनेशिया में सबसे बड़ा समुद्री पार्क के रूप में फेमस है। इसमें 1000 से ज्यादा प्रजाति की मछली, अनछुए शैवाल और सैकड़ों प्रजाति के मूंग आदि पाए जाते हैं। ऐसे में समुद्री गोताखोरी करने वालों के लिए ही अच्छी जगह है। नंबर 7, उल्वातु मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए पुरा में उल्वातु मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी। यह शानदार मंदिर भारतीय महासागर से 70 मीटर ऊपर की एक बड़ी बीहड़ चूना पत्थर चट्टान के किनारे पर स्थित है। बाली में बुकिट प्रायद्वीप में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के करीब हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा सुहाना होता है। नंबर 8, बैतुर्रहमान मस्जिद। इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैतुर्रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम शामिल है। यह यहाँ के खूबसूरत शहर बांदा अके के बीच में स्थित है। बैतुर्रहमान ग्रैंड मस्जिद बांदा अके के लोगों के बीच समृद्ध धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मस्जिद साल 2004 में अक्के में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिजाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। नंबर 9, माउंट ब्रोमो। इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो का आता है। यह इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह पर संगमरमर से उठते धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है।
माउंट ब्रोमो में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 10, प्रकृति के करीब इंडोनेशिया का लंबोक द्वीप भी प्रकृति खूबसूरती को सहेजे है। आज यह द्वीप भी यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह द्वीप बाली द्वीप के काफी करीब है। ऐसे में अगर आप बाली घूमने जाएं तो यहाँ भी घूम सकते हैं। हनीमून के लिए यह जगह बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अगर आपने आज की हमारी एपिसोड से कुछ नया सीखा, नया देखा और नया जाना तो इस एपिसोड को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।